प्लेटफॉर्म पे। आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आपने यूजीसी नाम के एक नए कानून के बारे में सुना होगा। एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ है इस कानून के विरोध में। आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आधी अधूरी बात मैं नहीं करता हूं, ना आधी अधूरी जानकारी के साथ मैं आपसे बात करूंगा। मेरे पास है भारत का राजपत्र गैजेट्स ऑफ इंडिया। इसमें इस सारे नियमों के बारे में बताया गया है जो यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से लागू किया है। ठीक, ये जो नियम है ये सभी उच्च संस्थाओं में लागू होंगे। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर ये लागू होंगे जहां पर हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो नियम है ये उन सभी हितधारकों के लिए हैं जो वहां पर केवल पढ़ते ही नहीं, जो वहां पर काम करते हैं, जो वहां पर पढ़ाने जाते हैं, जो वहां का प्रबंधन देखते हैं, उन सभी के ऊपर ये नियम लागू होंगे। उच्च संस्थान के निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर और ऊपरी स्तर के चांसलर तक, यानी कि वाइस चांसलर हो, चाहे चांसलर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, उन सभी के ऊपर इस नियम का प्रभाव रहेगा। ठीक है, और हम बात करेंगे किस कारण सामान्य वर्ग ने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया है, क्या उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने ये गैजेट पढ़ा, मैंने ये राजपत्र पढ़ा, इस नियम को, इस विनियम को, इसके सारे विनियम को मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि हाँ कमी है, एक जगह पर कमी है। और तो ये बहुत अच्छा नियम था, नियम बन सकता है, बस इसमें एक संशोधन आप लोग कर दीजिए। मैं एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक संशोधन आप मात्र कर दीजिए कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शिकायत करेंगे उनकी पहचान ना छिपाइए आप, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे, कोई कैसे समझेगा कि हाँ ये क्यों मेरे साथ इस तरीके से कर रहा है। शरारती तत्व तो सामान्य वर्ग में ही नहीं, ओबीसी एससी एसटी समाज में भी होते हैं। वो अपना किसी दुर्भावना से, अपने किसी बदले की भावना से अगर पहचान छिपाकर आपको किसी जनरल कास्ट के बच्चे को परेशान करने का कोशिश करेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। चलिए ठीक है, आप पहचान आप बदल लीजिए या पहचान आप छिपा लीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो रहे कि अगर शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति किसी दुर्भावना से उसने शिकायत की है और वो शिकायत गलत साबित हो जाती है तो ऐसे में उस निर्दोष व्यक्ति को कुछ कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है उसको आप किसी भी प्रकार की सजा देने का प्रावधान इसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि उसने तो शिकायत कर दी उसको परेशान करने के लिए। मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित होगा वो, स्कूल कॉलेज में किस तरीके से उसको लोग हैरेसमेंट करेंगे, उसके साथ साथ उसका परिवार भी सफर करेगा इसमें। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए और इसमें एक संशोधन लाइए, और ये बहुत जरूरी है। आपने ये नियम रूपी जो पुरुष तैयार किया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके जितने भी सहयोगी थे उन्होंने जो मिलकर इस नियम को तैयार किया, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया, लेकिन आपसे वही त्रुटि हो गई। इस नियम रूपी पुरुष के शरीर को आपने बहुत अच्छे तरीके से गढ़ा, बहुत सुंदर है, लेकिन उस पुरुष को आपने एक बीमारी दे दी, एक बवासीर नाम की बीमारी दे दी, जो कि अब ऑपरेट करना जरूरी है उसका, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा इसको। या तो आप ऑपरेट करेंगे या तो जनरल समाज के लोग ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा और इस बवासीर की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक, और
जनरल समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग पूरे राजपत्र को पहले पढ़ें या मेरे साथ इस वीडियो पर मेरे साथ रहें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिले इसके बारे में। इसके बाद अपनी राय आप बनाइए, किसको आपको समर्थन करना है और किसको आपको समर्थन नहीं करना है। आसपास के जो अफवाहें हैं उसको सुनकर आप अपने नियम और अपने विचार मत बनाइए। यहां पर सामान्य वर्ग के लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर आपको सामाजिक न्याय देना है तो दीजिए आप, लेकिन किसी के साथ अन्याय करके आप सामाजिक न्याय मत करिए। किसी को न्याय देना है तो इस तरीके से दीजिए कि दूसरे के साथ अन्याय ना हो। ठीक, तो चलिए तो बात करते हैं इस राजपत्र के बारे में और इस राजपत्र में वर्णित विनियमों के बारे में। 11 विनियम दिए गए हैं इसमें। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे इसको, इस गैजेट को जब पढ़ेंगे आप, तो 11 विनियम दिए गए हैं। आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं दिखाना चाहता हूं। इस तरीके से विनियम दिए गए हैं, 1 2 3। ठीक है, और इन विनियमों के भीतर कुछ बिंदुवार बातें कही गई हैं जिसको हमको समझना है। राजपत्र के सारे विनियमों के बारे में हम बात करेंगे अब डिटेल्स। इसके बाद आप अपनी राय बनाइएगा और किसको समर्थन करना है, किसको समर्थन आपको नहीं करना है, वो इसके बाद आप तय करिएगा। देखिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी एक अधिसूचना जो है 13 जनवरी 2026 को जारी हुई भारत के राजपत्र में। 13 जनवरी 2026 से ही ये प्रभावी कानून के रूप में लागू हो गया है। 11 विनियम हैं। अब उन 11 विनियमों को हम देखें, उसके पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लें। उद्देश्य यही है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी वर्गों, सभी कर्मचारियों के बीच, प्रोफेसरों के बीच, शिक्षकों के बीच, संस्था के प्रमुख के बीच समता संवर्धन हो सके। ठीक, अब विनियम के बारे में बात करें। पहला है, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में यह लागू होगा। 13 जनवरी 2026 से ये सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में अर्थात यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये नियम लागू होंगे। दूसरा भी नियम है जिसमें बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान यानी कि क्षेत्र, उसमें राज्य भी हो सकता है। अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति महाराष्ट्र में गया है पढ़ने के लिए और वहां की किसी भी यूनिवर्सिटी में उसके साथ जन्म स्थान को लेकर, क्षेत्र को लेकर, राज्य को लेकर भेदभाव किया जाएगा तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। वो किसी भी वर्ग का हो, वो सामान्य वर्ग का भी हो, वो ओबीसी वर्ग का भी हो सकता है, वो एससी एसटी वर्ग का हो सकता है, सभी शिकायत करने के अधिकारी होंगे। दिव्यांगता के आधार पर, दिव्यांगजन मतलब जो जिनका शारीरिक क्षमता कम होती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, उनका कोई शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उनको दिव्यांग कहते हैं। उसके आधार पर उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो वो शिकायत कर सकते हैं। जातिगत आधार पर केवल और केवल ओबीसी और एससी एसटी के लोग ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जनरल कास्ट को इसमें नहीं रखा गया है और यहीं से फिर विवाद स्टार्ट होता है। हम उस पर आगे चलकर बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी अधिकार दिया गया है कि अगर उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वो गरीब घर से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनके साथ भेदभाव हो सकता है। क्योंकि गरीबों के साथ भेदभाव होता है तो वो भी शिकायत कर सकते हैं।
समता रखना इनके बीच और भेदभाव का उन्मूलन हो सके, ऐसा यह विनियम कहता है, दूसरा वाला। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लें। जैसे कि धर्म के आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है, धर्म का आधार मतलब जैसे कोई सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, मुस्लिम है, हिंदू है, अगर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ उसके धार्मिक भावनाओं को लेकर या धर्म को लेकर या किसी विशेष धर्म का वो व्यक्ति है उसको लेकर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना या बहिष्कार करना, उसके साथ भेद करना, वहां पर वो व्यक्ति जाकर शिकायत कर सकता है। समझ गए बात जो मैं कहना चाहता हूं? नस्ल, अब जैसे कोई नागालैंड का व्यक्ति है, कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है, वो उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा कि तुम यार चाइना के लोगों की तरह लगते हो, ठीक, तो यहां पर नस्लीय भेद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति तमिलनाडु गया, वहां पर या महाराष्ट्र गया, वहां के लोगों के चेहरे की बनावट या कुछ है, उसके आधार पर अगर उसने नस्ल के आधार पर वहां भेद कर दिया तो वहां पर भी वो व्यक्ति जाकर शिकायत कर सकता है। जाति, वही जातिगत आधार, ठीक। लिंग में आपकी स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और किन्नर, यानी कि पुरुष, स्त्री और किन्नर, ये तीनों लिंग, इन तीनों लिंगों के पास अधिकार है। अगर कोई पुरुष महिला के साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि वो महिला है, अगर पुरुष किसी किन्नर के साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि वो किन्नर है, या किन्नर इन दोनों के साथ भेदभाव कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है। महिला के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो सकती है। अगर महिला प्रिंसिपल है और वो पुरुषों के साथ या किन्नरों के साथ भेदभाव करेगी तो वो किन्नर या वो पुरुष समाज के लोग उसके ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसको आप समझ गए? लिंग को भी लिंग के आधार पर भेदभाव भी आप लोग समझ गए। जन्म स्थान के बारे में भी आपने समझ लिया, वही क्षेत्र के बारे में कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने गया और वहां का कोई व्यक्ति, अगर वो SC ST या OBC समाज का भी व्यक्ति है, अगर उसने उसके साथ क्षेत्र के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर अगर उसने उसके साथ भेदभाव किया तो उसके ऊपर शिकायत दर्ज हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई SC ST समाज के लोग हैं या OBC समाज के लोग हैं तो ये ना समझें कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, उनके खिलाफ जो है शिकायत नहीं दर्ज की जा सकती। इन आधारों पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, अगर आपने SC ST और OBC की बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अगर आपने भेदभाव किया तो वो भी आपके ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये राजपत्र है। कुछ अभी आपको सारी जानकारी आपको नहीं है। अब यहां पर देखना यह है कि हमको कि विवाद कहां से खड़ा हुआ। विवाद बस यहीं से आकर खड़ा हुआ। ये जो जातिगत आधार पर प्रिविलेज मिला OBC SC ST, पहले SC ST के लिए ही था। 2012 में जो विनियम आए थे उसमें केवल SC ST के लिए था, लेकिन अब जो है ये OBC वालों को भी रख दिया गया इसमें। तो OBC वाले सामान्य वर्ग के ऊपर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल OBC ही जनरल कास्ट के ऊपर लगा सकता है, SC ST वाले भी लगा सकते हैं। ठीक है, SC ST वाले जो है वो OBC के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर OBC वालों ने अगर SC ST वालों के साथ जातिगत भेदभाव किया तो SC ST वाले OBC वालों के ऊपर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आई बात आपको समझ में? और OBC वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप ये मत समझिएगा कि केवल आपको इसमें रख दिया गया है तो आप एकदम बचे हैं। आपके ऊपर SC ST वर्ग के लोग भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आप SC ST के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं तो। आपको प्रिविलेज मिला है केवल सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर।
कि सामान्य वर्ग के लोग आपके ऊपर जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते। आप अगर कोई करता है तो आप उसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं, लेकिन SC ST आपके ऊपर भी कर सकता है, तो इससे आप अछूते नहीं हैं। इस नियम में आपको एक जगह पर जगह दे दिया गया है, लेकिन SC ST आपके ऊपर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। अब इनके साथ कैसे भेदभाव होगा, यानी कि ये जो भाई जनरल समाज के लोग हैं, गरीब होना भी एक भेदभाव है। गरीब लोगों के साथ भी भेदभाव होता है, बगल नहीं बैठाएंगे, साथ में खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। इस तरीके के भेदभाव आप देखते होंगे। तो दूसरा विनियम आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि यहां पर यह नहीं कहा गया है कि केवल और केवल OBC और SC ST के पास ही सारे अधिकार हैं। सामान्य वर्ग के सभी लोगों के पास भी अधिकार हैं, अगर उनके साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है, केवल जाति को छोड़ के, जातिगत आधार को छोड़ के, तो वो भी शिकायत कर सकते हैं समता कमेटी में, या जो उन्होंने केंद्र बनाया है, समता का जो संवर्धन केंद्र है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। राजपत्र में ये सीधे सीधे लिखा हुआ है। समान अवसर केंद्र में जो समता समिति बनाई जाएगी, उसमें इन सभी चीजों को लेकर जांच हो सकता है। अगर कोई आधार पर किसी ने शिकायत किया हो, इन विनियमों के आधार पर किसी ने शिकायत किया हो तो शिकायत हो सकती है। बस सामान्य वर्ग के जो लोग होंगे, जो कम्युनिटी होगी, वो जातिगत आधार पर शिकायत नहीं कर सकती। शुरुआती जो 3 विनियम है वो बहुत जरूरी है। इसके बाद जो 5वां विनियम है, उसमें समान अवसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, एक समिति तैयार की जाएगी, ठीक है। उस समिति में कितने सदस्य होंगे, कैसे होंगे, वो बहुत ही डिटेल तरीके से इसमें बताया गया हुआ है। फिर जो 6ठा विनियम है, उसमें आपका समता हेल्पलाइन के बारे में बताया गया है कि एक समता हेल्पलाइन होगी जो कि 24 घंटे काम करेगी। आप वहां पर जो है अपनी पहचान छिपाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इतना प्रावधान किया गया है, ठीक। फिर इसके बाद 7वें विनियम में समता के संवर्धन के बारे में बात किया गया है कि किस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस में और छात्रावास में, लाइब्रेरी में किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसकी निगरानी होती रहेगी। घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, हर वर्ष बैठक होगी। ये सारी बातें जो हैं 7वें विनियम में दिया गया है। 8वें विनियम में दिया गया है भेदभाव की जब घटना होगी तो उस पर मामले की प्रक्रिया कैसे होगी। इसमें भी पहचान छिपाकर आप शिकायत कर सकते हैं, कैसे शिकायत करना है आपको, ये सारी बातें इसमें 8वें विनियम में आपको बताया जाता है। यहीं पर थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें क्या आ जाती हैं कि 8वें में जब आप अपनी पहचान आप जब छिपाते हैं, तो यहां पर जो शरारती तत्व लोग हैं, इनको एक मौका मिल जाता है इस नियम का मिसयूज करने का। इसके बाद 9वां जो विनियम है, उसमें आपको अपील करने की बात कही गई है कि जो समता समिति बनाई गई है, उसके द्वारा जब जांच वांच करके आपको प्रतिवेदन भेजा जाएगा, तो अगर आप उस प्रतिवेदन से या उस फैसले से आप असंतुष्ट हैं, तो आप लोकपाल के पास जाएंगे। लोकपाल भी उसी उच्च संस्था द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और लोकपाल क्या करेगा, सुनवाई को देखेगा, उसको सुविधाजनक करने के लिए एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्रों की नियुक्ति करेगा,
और 30 दिन के अंदर इसका निपटान करेगा वो। 10वां विनियम है निगरानी का। यूजीसी जो है वो एक निगरानी तंत्र तैयार करेगी। क्या करेगी? निगरानी तंत्र एक स्थापित करेगी, जो कि सभी संस्थाओं, उच्च संस्थाओं के प्रतिवेदनों को देखेगी, बैठकें करेगी, निगरानी करेगी, मतलब उनको देखती रहेगी कि हाँ वहां पर सारे कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक। 11वां विनियम ये है कि अगर सारे नियम कोई उच्च शिक्षा संस्था नहीं फॉलो कर रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उसको यूजीसी के लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी, उसकी जो दूरस्थ शिक्षा है, मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो सब खत्म कर दी जाएगी। ठीक। और एक से ज्यादा कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर। तो ये सारी बातें हैं इसमें। हमको देखने के योग्य जो बातें लगी वो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां भी जरूरी है, क्योंकि वहीं पर जो है वो समता समिति की स्थापना कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, कौन सदस्य आएंगे कौन सदस्य नहीं आएंगे, ये सारी बातें उसमें हो रखी हैं। छठा भी आपको देखने योग्य है, क्योंकि वहां पर हेल्पलाइन तो है 24/7, मतलब कि हमेशा खुली रहनी है उसको। लेकिन वहां पर आप जब शिकायत दर्ज करेंगे, या तो पहचान छिपा कर आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर पहचान आप बता कर सकते हैं। दोनों प्रकार का वहां पर प्रावधान है। और यहाँ पर अवांछित तत्वों को, शरारती तत्वों को मौका मिल जाता है आपके साथ, किसके साथ? जनरल कास्ट के साथ अपना काम करने का। चलिए, ये सब बातें